जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग जहां से पिछली कक्षा समाप्त किए थे उससे आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। ये क्लास 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे थे। 68 बीपीएससी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसको हम लोग देख रहे थे। और ये एग्जाम कब हुआ है भैया? तो 22 फरवरी 2023 को हुआ है। उसी का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। अच्छा, तो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे बेनिफिट क्या होगा? आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डिक्टो पेपर देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ, आयोग किस स्तर पे जाके सवालों को देख पा रहा है। हम लोग पहले 68 देखेंगे, फिर 67, 66 ऐसे करके पीछे चलते हुए देखेंगे। और 8-10 साल की अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 30 से 40% यहीं से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिल सकता है। और जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। आप लोग देख लीजिए कि उसमें जो 5 ऑप्शन का ये झंझट था, ये पांचवा वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन उसको हटा दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा है। पिछली सालों में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती थी, 5 ऑप्शन रखा जाता था। तो चलिए हम लोग सवालों को देखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है कि ये जो कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कौन कौन से? H2, CO2, CO। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बाय मिस्टेक जो है डी लगाया गया था, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके क्या बनाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो थोड़ा सा इसको संशोधन कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और 2 अन्य में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है? आप लोगों को पता होगा कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, जो अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। तो इसमें 5 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो सी इज द राइट आंसर, क्षार होगा। क्षार होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है और उदासीन कब होता है? उदासीन होता है जब पीएच मान 7 होता है, और अम्लीय कब होता है? जब पीएच मान 7 से अधिक होता है, और क्षारीय विलयन जो होता है जो 7 से कम होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक एसिड जो होता है उसकी गंध किसके समान होती है, ये पूछ रहा है वो। सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में। मिट्टी का तेल आप लोग जानते होंगे कि ये जो है, जब हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन तो उसमें पेट्रोलियम के रूप में एक प्रोडक्ट मिलता है, मिट्टी का तेल। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सिरका। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड में किस में पाया जाता है? तो दूध में। उसके बाद फिर टार्टेरिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है? दही में या मक्खन में, कह सकते हैं। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? 5 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, इस वजह से। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया इसमें। विषम का पता लगाइए। कह रहा है विषम का पता लगाइए, कौन इसमें विषम है? एक, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग,
कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया और कह सकते हैं कि भौतिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण पूछ रहा है ये। फल का पकना रासायनिक अपक्रिया, सीमेंट की शीटिंग रासायनिक अपक्रिया, कोयले का जलना सब रासायनिक प्रक्रिया है। तो इन तीनों में विषम का पता लगाइए कह रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई विषम नहीं है, तीनों जो है रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण है, रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उसकी विद्युत चालकता समान होती है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इज द राइट आंसर। तो भैया हीरे और ग्रेफाइट के बारे में इसकी विद्युत चालकता समान है, समान नहीं होती, विद्युत चालकता अलग अलग होती है। हीरा जो है विद्युत चालकता के रूप में अगर पूछा जाए तो ये जो है क्या करता है, विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट लेकिन सुचालक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। उसके समान क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना हीरे का और ग्रेफाइट का अलग अलग है। इसके समान डिग्री की कठोरता ये भी अलग है, इस वजह से इसमें कोई सत्य नहीं है, समानता पूछा है इसमें। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? स्टोमेटा की बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है ये, प्रकाश संश्लेषण में कब रंध्र खुलते और बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो है स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जब एक प्लांट होता है, यहाँ जो जड़ है, जड़ों से वाटर जाता है कहाँ, पत्तियों तक, और सनलाइट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा एक सवाल ये बनता है कि ये जो जड़ें हैं, यहाँ से जल जाता है कहाँ, पत्तियों तक, तो कौन सी ऊतक या कौन से टिश्यू होते हैं जो जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं? तो आप बताएंगे जाइलम। कौन से? जाइलम। और यहाँ जब सनलाइट की उपस्थिति में जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि एनर्जी बनती है या फूड प्रोडक्ट बनता है, उनको जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो एक ऊतक होता है इसी में, फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो जड़ों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी सवाल पूछा गया है, जाइलम का काम क्या है? जल को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है? जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वो जड़ों तक या प्लांट के सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है कौन? फ्लोएम। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ये भी सवाल रिपीटेड है, कितनी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उसमें सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वही कह रहा है कि कौन सा अवशोषित तरंगदैर्घ्य अवशोषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, लाल और नीला। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृत्त पत्तियों को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता कहलाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। सही नहीं है पूछ रहा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ये जो है सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, ये कह रहा है सक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा प्लांट
फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे सक्सेशन की एक प्रोसेस होती है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये प्लांट है और ये जो जड़ें हैं, है ना, उसमें ये जो पानी होता है यहाँ से ऊंचाइयों तक जाता है। किस कारण से जाता है? वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज द राइट आंसर। ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण जल ऊंचाई तक पहुंच पाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। सनलाइट यहाँ होता है और ये पड़ता है पत्तियों पर और यहाँ से जल जाता है और यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है स्टोमेटा में, और उसके बाद जब भोज्य पदार्थ बन जाता है तो पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है फ्लोएम के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्राकृतिक के योग्य बनाता है? डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, केवल आरएनए की अनुपस्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल अच्छा है, डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा भैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में जो है क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण होता है जो स्वप्राकृतिक, यानी कि खुद से फोटोसिंथेसिस करके, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में, और ये स्वतः जो है भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है, यही बात पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल है भैया, 30 सवाल साइंस के पूछे गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है शब्द DIARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? अब इसका जो फार्मूला होता है, रीजनिंग भी पूछी जाती है यहाँ, 2 4 6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कितने शब्द है? 1 2 3 4 5, 5 शब्द इसमें दिए गए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है? 5 कर लीजिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जितने शब्द हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 6 शब्द होता तो 6 से शुरू करते, फिर 5 4 3 ऐसे ऐसे। तो 2 1 के 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 120। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 3 चौक 12, 120, 120। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 120 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। हम जाएंगे ई ऑप्शन के साथ, 120 यही आंसर है आपका। अगला सवाल देखेंगे। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या चुनिए, रीजनिंग का सवाल है ये भैया, लगाइएगा आप लोग आराम से। इसका जो आंसर है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 77, 77। कैसे किया है इन्होंने? 44 किया है, फिर -37 किया है, उसके बाद 44 -37 इसका, और इसके साथ 44 -37 किया है इन्होंने, तो ये आ गया कितना? 7। कितना आ गया? 7। और इसको गुणा कर दिया है 7 से इन्होंने, तो आ गया है कितना? 49। ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। वैसे इसमें भी क्या है कि 50 58 माइनस 53, 58 माइनस 53 कितना बचा? 8 में से 3 गया 5, 5 गुणे 7 कर दिया इन्होंने, कितना हुआ है? 5 सत्ते 35, कितना हुआ है? 35। अब देखिए ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई 35। वैसे इसमें भी कर लीजिए, 52 माइनस 41, 52 माइनस 41, तो ये कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 11 हो गया। 11 गुणे 7 कर लिया है इन्होंने, कितना हो गया? 77। 77 हो गया है, यही हमारा आंसर है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुकरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15 20 32 62 100
18 248। ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत टफ सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, आप लोग लगाइएगा इसमें। और इसका जो राइट आंसर है वो हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ए इज द राइट आंसर। अगर 428 आ रहा है तो आपका सही होगा, 428 आ रहा है तो सही होगा। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 करके, प्लस फिर करके 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 11 का स्क्वायर प्लस 9। ये कोई सीरीज है? अभाज्य संख्या प्लस विषम संख्या करके कुछ लगाया है इन्होंने। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो ए माना है, 428। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 222921219 लिखते हैं और मंक MONK मंक को 15161412 लिखते हैं तो GUIDE को किस इस भाषा में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भैया? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इन्होंने किया है। देखिए एफ जो है कैसे किया है इन्होंने, एफ है, फिर 22 कैसे लगाया है इन्होंने। एफ का मान कितना होता है? 6 होता है। और एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। क्या होता है? यू होता है, सॉरी, एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। तो यू होता है कितने का? 21 का। इन्होंने +1 कर दिया है तो ये हो गया 22। ये हो गया 22। ए का क्या होता है अपोजिट? तो इन्होंने ए को जो है 1 रखा है और +1 किया है। ए को जो है इन्होंने क्या किया है? 1 रखा है, +1 कर दिया है तो ये हो गया 2। ये हो गया 2। उसके बाद एस होता है 19 का। कितने का? 19। और इसका अपोजिट किया है इन्होंने, ई का अपोजिट। थोड़ा सा प्रयास करिएगा आप लोग, है ना, देखिएगा क्या आता है। वैसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो बी माना है आयोग ने। लगाइएगा आप लोग भी, बी आएगा इसका राइट आंसर। रीजनिंग के सवाल थोड़े से जो है परेशान कर सकते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड ये रहा है कि हाँ वो मैथ वगैरह नहीं उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उनको रीजनिंग भी थोड़ी कमजोर है उनकी। देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। मुझे भैया रीजनिंग और मैथ थोड़ी कम आती है, लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि अगर चीज़ें, आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी। भुजाओं की बात कर रहे हैं। आयत और वर्ग, यहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। 10 और 3 होगा, 10 और 3 होगा। जो दो भुजाएं हैं आयत की, ये 10 होगा और ये 3 होगा। क्षेत्रफल इन्होंने बताया है कि 30 वर्ग सेंटीमीटर है। परिमाप दिया है इन्होंने 26। परिमाप ये होता है ये। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 396। 396 आप लोग लगाइएगा आराम से। अगला सवाल देखेंगे। अब इन्होंने कहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्या? सबसे सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति का। इसको पहले नंबर पे रख दीजिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति को दूसरे नंबर पे रख दीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री को तीसरे नंबर पे रख दीजिए। उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको चौथे नंबर पे रख दीजिए। उसके बाद जो सांसद होते हैं उनको 5वें नंबर पे रख दीजिए। तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 है कोई ऑप्शन?
2 1 4 3 5 सी इज द राइट आंसर। पद की सर्वोच्चता के आधार पर इन्होंने क्रम से रखा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये क्या कह रहा है भैया? रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1/4। 1/4 बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। ये क्या कह रहा है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। असत्य पूछा है इसने। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है भैया, ये ही गलत है ना? असत्य पूछा है, बाकी ये सब सही है। अगला सवाल देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समांतर समचतुर्भुज होता है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये तो सही है। ये तो सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, सही है। ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तीनों सही है भैया। असत्य पूछा है ना? असत्य। आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो सी माना है, जबकि गलत है वो, है ना? इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये असत्य पूछा है, तीनों सत्य हैं, इस वजह से कोई असत्य नहीं है इसमें, तो हम जाएंगे ई ऑप्शन के साथ। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है। अब इसको आप लोग आराम से देख के लगाइएगा। सवाल पढ़ दे रहा हूँ। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतानें हैं। एक्स जो है टी और जेड की संतानें हैं जो एच की दादी या नानी है। के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहिता है। यदि यस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार संबंध है? तो ब्लड रिलेशन का ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, उसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बहनोई, देवर, साली की पत्नी, तीनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी वाला पोर्शन, यहाँ से शायद पूछा गया है। कह रहा है भारत में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। कह रहे भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। कितना? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। सही नहीं है पूछ रहा है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तीसरा है जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर जो आयोग ने माना है वो क्या माना है? इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि ये सभी सही है। 50 लाख रुपए से अधिक होता है। राज्य सरकार उचित समझे तो जिले में एक से अधिक फोरम की स्थापना कर सकता है। एक से अधिक फोरम की स्थापना कर सकता है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, ये अनिवार्य रूप से बताया गया है। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला होती है। तो ये चीजें अनिवार्य रूप से बताई गई कि एक महिला होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से सवाल पूछा गया है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? एक पंचायत समिति की बात करता है ये। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर, ग्राम
पंचायत स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ब्लॉक स्तरीय निकाय में एक पंचायत समिति होती है ना। जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये भी पूछा गया है सवाल में। त्रिस्तरीय पंचायतों की बात बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और अनुच्छेद 343 बी द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है जिसे ब्लॉक स्तर कहा जाता है ना, ब्लॉक स्तर कहा जाता है। और जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 बी में। अनुच्छेद 343 सी की बात अगर करें तो राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की है। ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 डी पूछा जाता है तो उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की बात की गई है। ये भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था में आपने देखा होगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और थुम्बी समिति, संथानम समिति, ये सब पूछी गई है अलग अलग समितियां। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था, वही सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो अप्रैल 1930 में तैयार किया गया था। ये कार्यक्रम कब? अप्रैल 1953 में, 53 में। और इसका उद्घाटन जो हुआ है 2 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया है? उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में चलाया गया। कब? 1952 में। बाद में इसे आगे चल के लागू किया गया है। जब ये चलाया गया तो 1952 में, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसका उद्घाटन जो हुआ है ये 2 अक्टूबर 1953 में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। एकीकृत राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया गया है। क्या? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, अनुच्छेद, आपने देखा होगा कि फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स ये 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35, 12 और 13 में राज्य को बताया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा 13 में जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सके। 12 में परिभाषा दी गई है राज्य की, 13 में ये बताया गया। 14 से 18 तक फंडामेंटल राइट चलता है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार, और 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28 और 29, 30 और अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। यूएसए से भी लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं? यूएसए से ली गई हैं। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? अब देखिए ये सब सवाल इतना पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इज द राइट आंसर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को जो है बनने में लगा है। और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू जब किया गया तो 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बना है 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा किया गया? आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। और इस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई हैं 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो सब आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि वही सब सवाल बार बार पूछता है, उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब ये सब सवाल रिपीटेड है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन का? ए इज द राइट आंसर, विधानसभा। विधानसभा राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। अगर पूछा जाए कि लोकसभा किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो आप बताएंगे सॉरी जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है, यानी कि संसद का जो मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती, सॉरी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये सब सवाल पूछे गए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। ये कोड दिया है 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 1 2 और 4। 1 2 और 4 निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, उसके बाद प्रशासनिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का नहीं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये सब सवाल पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। राज्यसभा में बात कर रहा है प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन होते हैं? अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 280 जो कहता है, इसमें बताया गया है कि राज्य के राज्यसभा के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80(1) में कहा गया है राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं कितने राज्यसभा में? 12 सदस्य। नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी ये राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। तो तीनों सही है। नागरिकों द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, ये गलत है। ये सही है और ये सही है, पहला और तीसरा सही है, इस वजह से एक से अधिक होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी सवाल तो आसान सा ही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम व्यवस्था ये भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मूल अधिकार क्षेत्राधिकार है,
ये भी पूछा गया है। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, अगर इसके संरक्षण की बात करें तो कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होने की आवश्यकता है? 73वें संविधान संशोधन में जो बात कही गई, पंचायतों के गठन की बात की गई, बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी। तो उसमें पूछा है कि न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, तो 21 वर्ष, तो 25 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 वर्ष जो है वो 18 वर्ष वोट देने का है ना? आप वोट देते हैं तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष किसमें है और 25 वर्ष किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर है, न्यूनतम आयु पंचायतों में 21 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। 25 वर्ष और 30 वर्ष और 35 वर्ष ये भी पूछा गया है। 25 किसमें है? तो किसमें है भैया 25 वर्ष? और 30 किसमें है और 35 किसमें है? तो 35 वर्ष में 3 आप दो लोग देखे होंगे, कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। कितनी? 35 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष। ये लोकसभा का है, लोकसभा का, और ये राज्यसभा का। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। तो भैया अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से सवालों को लगाते रहिए। रिवीजन का अच्छा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो देख के ही जाइए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज वगैरह कोई लगाइए। क्लास लंबी ना हो जाए इस वजह से आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे, और ये सीरीज आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगेगी, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस करिए, और आप देख के जाएंगे कि 30, 40 या 50 सवाल के आसपास साइंस के सवाल रिपीटेड हैं, पॉलिटी के सवाल रिपीटेड होने ही हैं। हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया, ये सब सवाल रिपीटेड है। करंट अफेयर अच्छे से तैयार करिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।